नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा पे गए हैं टू रशिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो इनकी फोटो है ना, ये रिसेंटली वायरल हो गई थी। मैं जो ट्वीट है इनकी रिसेंट ट्वीट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे जयशंकर साहब ने लिखा है हाउ इट स्टार्टेड, ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी, हाउ इट इज गोइंग। और ये इनकी फोटो है, मोस्ट रिसेंट फोटो इन द रशियन फेडरेशन। नाउ ये जो इन्होंने ट्वीट करी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पहली बात इनकी लाइफ पर और ओवरऑल इंडिया पर भी रशिया यूएसएसआर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको एक ये सर्टिफिकेट जैसा दिखेगा। ये एक्चुअली एक टिकट है, आप कह लीजिए एक पास है। ये पास है 1962 का। उस टाइम जयशंकर साहब सिर्फ 7 साल के थे। ये पास देखिए जयशंकर साहब को दिया गया था ताकि ये रशिया की कैपिटल मॉस्को में जो रेड स्क्वायर का एरिया है, इनका वीवीआईपी एरिया होता है। सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काफ़ी बार वहाँ पे सेलिब्रेशंस के लिए जाते हैं या फिर सेरेमनी के लिए जाते हैं। वहाँ पे इनको पास दिया गया था कि आप वहाँ पे जाके यूएसएसआर की जो उपलब्धियाँ हैं स्पेस में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो फंक्शन है ना, उसे आप अटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, जयशंकर साहब जब 7 साल के थे तब भी इनकी पहुंच यूएसएसआर तक थी कि यूएसएसआर में जाकर इनको पास मिलता था। वेल ऑब्वियसली यहाँ पे रीजन इसका ये है, जयशंकर साहब के जो पिताजी थे ना, के सुब्रमण्यम साहब, वो भी अपने आप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट थे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी फोटो, ये थे के सुब्रमण्यम साहब। ये भारत सरकार में थे, यूनियन सेक्रेटरी, बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेट थे। और इंदिरा गांधी जी के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे जब इंदिरा गांधी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर इनको हटा दिया था एज द यूनियन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम सिंस ये इतने बड़े ब्यूरोक्रेट के बेटे थे, मोस्ट प्रोबेबली उनको रशिया में बुलाया होगा इस फंक्शन के लिए। कई इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स को बुलाया गया था 1962 में इन यूएसएसआर। तो तब का पास जो है ना, ये जयशंकर साहब के पास पड़ा हुआ है और इन्होंने यहाँ पर ये पास शेयर किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे रशियन में इनका नाम भी लिखा हुआ है। और ये देखिए, पोस्ट शेयर करना ना डिप्लोमेसी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रशियंस को भी एक संकेत दे रहे हैं कि हमारा इतिहास, हमारी जो हिस्ट्री है, इसे हम कितना करीब रखते हैं अपने दिल के। और देखो, एक ऐसे टाइम में जब पीएम मोदी ने फिर से स्किप कर ली है एनुअल समिट विद रशिया, इस टाइप की गर्मजोशी डिप्लोमेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा डॉक्टर एस जयशंकर इज ईदर वन ऑफ और दी बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया एवर गॉट। मतलब इनको प्रॉपरली पता है कि किस कंट्री में क्या बोलना होता है, कहाँ पे आपका स्टांस क्या रहना चाहिए। ये बात इनकी इम्पेकेबल है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का, एज पीएम मोदी स्किप्स एनुअल समिट अगेन। देखो 2023 में मोदी जी का वैसे बनता था रशिया जाना एक एनुअल समिट के लिए, मगर मोदी जी नहीं गए। इस बार समिट स्किप कर दिया। 2024 में उम्मीद है, मैं अगेन कुछ 100% कह नहीं सकता, बट एक पॉसिबिलिटी है कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आएंगे एक 1-to-1 समिट के लिए। बट अगर वो नहीं भी हो पाता बिकॉज ऑफ सम रीज़न, क्योंकि देखो प्रॉब्लम यही आती है, रशिया यूक्रेन वॉर बहुत लंबा खिंच गया है। आपको पता है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1 साल 10 महीने से ऊपर हो गए हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। वॉर खत्म होने को नहीं आ रही। इंडियन गवर्नमेंट भी एक टाइम को ना, यूरोपियन अमेरिकन को क्या रिस्पॉन्ड करे, काफ़ी चीज़ें जस्टिफाई करनी मुश्किल हो जाती है। तो आप कह लीजिए इंडिया थोड़ा सा अभी एक प्रॉपर समिट कर नहीं रहा। हाँ, अगर वॉर में सीज फायर हो जाता है, कुछ एग्रीमेंट की बात शुरू हो जाती है यूक्रेन रशिया के बीच में कि कैसे वॉर को समाप्त करेंगे, तब आई थिंक समिट हो भी सकता है। नहीं तो जो करंट सिनेरियो है, अगर लगातार रशिया बॉम्ब करता रहता है यूक्रेन को, तो एक समिट की पॉसिबिलिटी कम है। नाउ चाहे पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन ना मिले, ठीक है, जयशंकर साहब का रशिया जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने यह इंश्योर किया है, चाहे हाई लेवल पीएम प्रेसिडेंट समिट ना हो, जयशंकर साहब रशिया जा रहे हैं ना, तो यहीं पर आप कह लीजिए इंडिया एक मैसेज सेंड कर रहा है रशिया को कि यू आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और रशिया ने देखो भारत को ना एक बहुत ही बड़ा प्रस्ताव दिया है, जो मेरे हिसाब से इवेंचुअली इसको लेकर हमें मंथन करना होगा, सोच विचार करना होगा कि इस प्रपोजल के साथ हम आगे बढ़े या फिर रुक जाएं। और ये प्रपोजल है नेशनल करेंसी के विस्तार का। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये रशियन में इनका प्रेस जो नोटिफिकेशन है, और यहाँ पे इसकी आप जो ट्रांसलेशन है देख पाएंगे, फोकस विल बी ऑन एक्सपैंडिंग द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज। और नेशनल करेंसीज का सिंपली यहाँ पर मतलब यही है, अल्टीमेटली ब्रिक्स करेंसी बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। व्लादिमीर पुतिन बहुत एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि ब्रिक्स कंट्रीज खुद अपनी करेंसी बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा
हेडेक वाला डिसीजन होगा कि इसको केस में पार्टिसिपेट करे या ना करे, क्योंकि चाइना, रशिया और बाकी सब कंट्रीज़ हैं, ये सब तो R5 को लेकर बहुत ज़्यादा उतावले हैं। R5 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये ब्रिक्स की करेंसी होगी। इसमें देखिए कुछ गोल्ड बैक्ड भी होगी, ये कुछ फिएट करेंसी बैक्ड भी होगी, और R5 इसका नाम इसलिए होगा क्योंकि ब्रिक्स के जो पांचों देश हैं, इनकी करेंसी का नाम R लेटर से स्टार्ट होता है, रियाल, रुपी, रनमिंबी एंड द साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड। तो इस बात का प्रस्ताव रशिया ने फिर से सामने रखा है। जयशंकर साहब ऑब्वियसली स्माइल करके हाथ मिला के वापस आ जाएंगे। कुछ इस पर अभी के लिए इंडिया कमिटमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं आपको बता दूं यूएसए बहुत गुस्सा होगा। बाय गॉड, आई मीन मैं इमेजिन कर सकता हूँ यूएसए इनका मीडिया, आई मीन उस टाइम अगर जैसे इंडिया ने एग्री कर लिया ना कि R5 हम बना रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स को लेकर यूएसए रोएगा, जो उनका मीडिया रोएगा, इट विल बी समथिंग एल्स, ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल के सीन्स होंगे। तो देखना होगा कि यहाँ पर बात कहाँ जाती है। उसके अलावा रशिया ने एक प्रस्ताव ये भी दिया है कि दोनों रशिया और इंडिया मिलकर हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि ऑयल, नेचुरल गैस, ये हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आर्टिक में। देखो इसको लेकर ना मैं आप पर्सनल मुझसे ओपिनियन मांगे ना अगर, तो मैं एग्री करता नहीं हूँ कि ये करना चाहिए। समझाता हूँ आपको इसका रीज़न क्या है। नाउ जो आर्टिक रीजन है ना धरती का, यहाँ पे आप देख पाओगे ये प्लेनेट अर्थ है, ये है हमारा प्यारा भारत, और आप अगर नॉर्थ में जाओगे ना तो ये है आर्टिक। आर्टिक देखिए कॉन्स्टेंटली पिघल रहा है, जो यहाँ पर आइस शीट्स हैं ये पिघल रही हैं, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है रशिया, क्योंकि यहाँ पर शिपिंग लेन्स ओपन हो रही है। एक टाइम पर जहाँ पे बर्फ जमा करती थी वहाँ पे अब आप कार्गो निकाल सकते हो, आप बेसिकली ट्रेड कर सकते हो। और रशियन से आप अगर पूछो कि सर्दी कम करनी है तो वो लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि सर्दी से वो लोग परेशान हैं। आप देखोगे वहाँ पे बहुत बर्फ होती है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे धरती का बढ़ रहा है, रशिया अपनी तरफ से कह रहा है नो प्रॉब्लम, वी एक्सेप्ट इट। बट बाकी कंट्रीज़ के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे आर्टिक पिघलेगा, जो पानी का स्तर है ये ओवरऑल बढ़ेगा, कई जगह बाढ़ आएगी, लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगेन इसको लेकर ना साइंटिफिक कम्युनिटी बटी हुई है कि क्या आर्टिक में माइनिंग करनी चाहिए, हाइड्रोकार्बन की जो एक्सप्लोरेशन है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। चाइना तो उतावला बैठा है, इनको कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट से या फिर कोई मॉरल क्वेश्चन से, इनको जहाँ प्रॉफिट दिखेगा ये काम करेंगे। क्या हमको चाइना की तरह ही एक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि आर्टिक में ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इट रियली डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, और ओवरऑल आप क्या मानते हैं कि जो एक बेनिफिट हमको दिख रहा है ये उठा लो, या फिर एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होती है, बिकॉज वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक नेशन। तो वैसे बताइएगा अपने थॉट्स कि आपके हिसाब से आर्टिक में हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन भारत को करनी चाहिए या नहीं। मैं जानना चाहूँगा वैसे आपका ओपिनियन।